आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी संदेश। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा कैटालिसिस पे होगा। लास्ट क्लास में जो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़े थे में एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन, कैमियोजॉर्प्शन, ये सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कैटालिसिस। हेडिंग लिखिए, कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिस्ट, बचपन से जितने भी आप कैटालिस्ट के बारे में सुने हैं या पढ़े हैं, कैटालिस्ट क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और एक होता है निगेटिव कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। सपोज कीजिए अभी हमको कोई परफॉर्मेंस देना है, सपोज कीजिए क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, और आप सभी अगर हमको जितना ज़्यादा चेयरअप करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम उतना अच्छा पढ़ा पाएंगे। पढ़ाना किसको है? हमको। लेकिन आप जितने अच्छे से हमको सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हम पढ़ा पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव कैटालिसिस है। और निगेटिव कैटालिसिस, हम पढ़ा रहे हैं और कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरी बातों पे, तो हम डिमोटिवेट होंगे, मेरी रिएक्टिविटी कमजोर पड़ जाएगी। दिस इज निगेटिव कैटालिसिस। आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाना हमको है लेकिन आपका प्रेजेंस हमको प्रभावित कर रहा है। तो कैटालिसिस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कैटालिसिस क्या होता है? द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किस तरह से काम करता है किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान, ये किस तरह वर्क करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। ये हम सभी ये सारे कॉन्सेप्ट आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला जो कैटालिसिस है, इस ग्राफ की जरूरत थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आज का हेडिंग लिखिए, कैटालिस्ट क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के स्पीड को, रेट को या तो घटा दे या तो बढ़ा दे। Those chemical substance which can alters the rate of chemical reaction is called catalyst. ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को क्या करता हो? प्रभावित करता हो, अल्टर्स करता हो, बदलता हो। So those chemical substance which can either increase or decrease the rate of reaction without participating in the reaction is called catalyst. ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए उस रिएक्शन के रेट को या तो घटा दे या तो बढ़ा दे, इस चीज को क्या कहते हैं? कैटालिस्ट। तेजी से हाथ चलाइए। कैटालिस्ट क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करता हो या तो डिक्रीज करता हो। कैटालिस्ट होते हैं वो सरफेस से रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगा आपको वो चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए इस रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता हो, कैटालिस्ट कहलाता है। क्या होगा? कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो, और निगेटिव जो रिएक्शन के रेट को घटाता हो। कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है रिएक्शन को स्पीड अप करने का और कभी स्लो डाउन करने का। दोनों की अपनी 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 अहमियत है।
कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, उसमें पहला है पॉजिटिव कैटालिस्ट, दोज कैटालिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करता हो। जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट प्लैटिनम, निकेल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सब अच्छे पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे प्लैटिनम, निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम अच्छे पॉजिटिव कैटालिस्ट। केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता हो क्या कहलाता है? पॉजिटिव कैटालिस्ट। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता हो पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाता है। उम्मीद है सबका हो गया होगा। निगेटिव कैटालिस्ट, ऐसे कैटालिस्ट देखिए क्या छूटा है तो जल्दी से कंप्लीट करो। ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट है। हो गया होगा कैटालिस्ट। ऐसे कैटालिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को घटाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सपोज कीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी है ना क्लास को सपोर्ट नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम डिमोटिवेट होंगे, हमारी रिएक्टिविटी अब उतनी अच्छी रह नहीं जाएगी। ये एक निगेटिव कैटालिस्ट का रोल होगा। निगेटिव कैटालिस्ट में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। लिंडलार कैटालिस्ट क्या होता है? प्लैटिनम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है। प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है। जब 2002 में सुनामी आया जापान में ना, तो वहाँ के जितने न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट थे वहाँ पे समुद्र का पानी घुस गया और बहुत तबाही किया। तो समुद्र के रास्ते बहुत ज़्यादा रेडिएशन का खतरा बढ़ चुका था। तो वहाँ पे चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग लिंडलार कैटालिस्ट का ही इस्तेमाल किए थे। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, कोरोना में लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री है ना बंद हो गए, या बहुत सारे इंडस्ट्री है ना अपने प्रोडक्शन को कम किया। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है और प्रोडक्शन होता रहेगा तो कंपनी स्टॉक कहाँ करेगा उस मटेरियल को? तो उस समय की वर्कर्स को भी ना बैठाना पड़े, प्रोडक्शन को कम कर दो, मार्केट का डिमांड कम है, तो ऐसे समय में हम निगेटिव कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन के रेट को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं कि चलो धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन हो रहा है। तो निगेटिव कैटालिस्ट में आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट क्या होता है? प्लैटिनम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो होगा कैटालिसिस। ये कैटालिस्ट कैसे किसी रिएक्शन के रेट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, जो वर्किंग प्रोसेस होता है किसी भी कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है, ये कैटालिसिस है। ठीक है, कैटालिसिस। कैटालिसिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ एनी कैटालिस्ट। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के आधार पे कोई कैटालिस्ट काम करता है, काम करने का मतलब यहाँ दो है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना। जिस प्रोसेस के आधार पे कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इस वर्किंग प्रोसेस को कहते हैं कैटालिसिस। द प्रोसेस बाय विच कैटालिस्ट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ रिएक्टेंट एंड अल्टर्स द रेट इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्टेंट के सरफेस पे जाकर होल्ड करता है और के रिएक्शन को अल्टर्स करता है, प्रभावित करता है। यह है कैटालिसिस। आपको एग्जाम में आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैटालिसिस एग्जाम्पल। किसी एग्जाम्पल के सहायता से आप बताइए कैटालिसिस क्या है, कैटालिस्ट कैसे किसी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, ये कैसे वर्क करता है। उम्मीद है हो गया होगा। ये देखो, चलो जल्दी करो करो, कोई बात नहीं है। हो गया?
अभी एक छोटा सा हम डिस्कशन करेंगे, आप पहले सुनिए और फिर लिखिएगा। कैटालिस्ट कैसे काम करता है या कैटालिसिस का प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए अभी हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के जरिए हम समझेंगे कि कैसे कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या तो घटाता है। इधर ध्यान से सुन। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई गाड़ी बंद पड़ी है, ठीक है ना, और हमको गाड़ी को ठेलना है। और जब गाड़ी को हम ठेलते हैं शुरुआत में, ध्यान से सुनिएगा, इधर कोई गाड़ी बंद पड़ी है। अक्सर ऐसा होता है, कभी हमारा बैटरी डाउन हो गया और गाड़ी ठेलने की जरूरत पड़ गई। तो जब गाड़ी ठेलने हम गए तो हमारे साथ दो चीज़ें हो सकता है। अगर गाड़ी हम ठेले, ठीक है ना, और गाड़ी ठेला गया, गाड़ी को हम ठेलने जाए और वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यानी वो स्टार्ट हो चुका है या वो मोशन में आ चुका है। तो मोशन में लाने के पहले जो गाड़ी को हम ठेलते हैं ना, वो सर्टेन अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले सर्टेन अमाउंट में एनर्जी दी जाती है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सपोज कीजिए हम गाड़ी को ठेलने गए और दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ, हम गाड़ी को ठेल ही नहीं पा रहे हैं और बार बार हम कई अटेम्प्ट ले रहे हैं गाड़ी को ठेलने में, अपनी क्षमता से जितना हो रहा है उसको ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और हमारा एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। फाइनली हम भगवान का नाम लिए और गाड़ी को ठेलने में समर्थ है। तो इस दरमियान बहुत ज़्यादा हमारा एनर्जी गाड़ी को स्टार्ट करने के पहले या गाड़ी को ठेलने के पहले देना पड़ गया। तो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले जितना अमाउंट में एनर्जी दी जाती है ना, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कैटालिस्ट जो होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। कैटालिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। अगर हम पॉजिटिव कैटालिस्ट डालते हैं ना, तो जो शुरुआत में गाड़ी को ठेलने के पहले हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा था ना, वो एनर्जी सडनली बहुत घट जाता है। और अगर हम निगेटिव कैटालिस्ट डाल दें, ठीक है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है और निगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जैसे एक एक्सिस पे एनर्जी चेंज हो रहा है और एक एक्सिस पे क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए हम 10 केजी कोयला लिए और उसको जलाना है, ठीक है ना। तो आप जब कोयले को जलाते होंगे तो कोयले को जलाने के पहले उसको गोईठा वगैरह डाला और बहुत समय तक वो खुद को हीट करता है, गर्म करा, बहुत समय तक उजला धुआं निकल रहा है, उसके बाद जाकर वो जलना शुरू करता है। तो पहले कोयला खुद को बहुत समय तक गर्म करता है, खुद को एनर्जी कंज्यूम करवाता है, और जो इतना अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होता है ना, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे सपोज कीजिए हम 10 केजी कोयला लिए और शुरुआती उसकी इंथैल्पी कितनी है, HR है। शुरुआत में उसकी इंथैल्पी कितनी है, एनर्जी HR, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे कोयला जलना शुरू किया, ये ब्लैक वाला लाइन को देखिए, जैसे जैसे कोयला जलना शुरू किया वैसे वैसे उसकी इंथैल्पी एक लिमिट तक ऊपर जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे कोयला जलकर राख में बदलना होगा शुरू किया होगा, वैसे वैसे उसकी इंथैल्पी किधर आ गई, जीरो के तरफ। HP, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। कोयले की एनर्जी ज्यादा होगी और राख की एनर्जी कम होगी। कोयला पूरी तरह से जलकर अपनी एनर्जी को कम कर चुका होगा। कोई भी लाइन है ना, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता है। यहाँ के बाद लाइन टाइम के अनुरूप पैरेलल हो गया, मतलब टाइम तो बीत रहा है लेकिन इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जितना रिएक्शन करना होगा कर लिया। यानी 10 केजी जो कोयला जलकर कोई पूछे कि कितना हीट चेंज किया, तो ओवरऑल इंथैल्पी का चेंज होता है HP माइनस HR, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मेरा छोटा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो कोई निगेटिव एनर्जी हमको मिलेगी, मतलब एनर्जी निकला होगा। क्योंकि कोयला जलेगा तो स्वाभाविक है एनर्जी लिबरेट होगा। जो एनर्जी निगेटिव होती है ना, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ होगा।
यानी 10 केजी कोयला जलकर मात्र इतना हीट लिबरेट किया, तो इतना अमाउंट में जो एनर्जी और था कोयला जलने के दरमियान यहां तक पीक पे गया था, ठीक है ना, और यहां से डिक्रीज होते हुए यहां तक आया। तो 10 केजी कोयला जलकर मात्र इतना इंथैल्पी रिलीज किया, तो बाकी इतना एनर्जी कहाँ गया? इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एनर्जी मेरा बर्बाद चला गया ना, देखो 10 केजी कोयला जलने में यहां से यहां तक अपना इंथैल्पी चेंज किया, लेकिन जो काउंट होता है कोई भी इंथैल्पी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एचपी था, इनिशियल एचआर था। तो 10 केजी कोयला जलकर मात्र डेल्टा एच इंथैल्पी दे रहा है, तो इतना सारा एनर्जी कहाँ गया? इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। 10 केजी कोयला जब जला होगा ना, तो अचानक नहीं जला होगा, उसको स्टार्ट करने के पहले बहुत अमाउंट में एनर्जी देना पड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को एक और सिंपल तरीके से समझिए, जैसे हमारा 4 साल का बच्चा है, डेली सुबह में ना अगर उसको उठाना है, ठीक है ना, तो 2 चीजें होता है हर पेरेंट्स के साथ। उठाने जाओ, या तो बच्चा अचानक उठ गया, ठीक है ना, वो एक्शन में आ चुका है, हमको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ा। अगर दूसरा, आज उसको स्कूल जाने का मन नहीं है या और नींद में है वो, तो कितना भी मनाते रहिए, कई अच्छे अच्छे उसको ऑफर देते रहिए कि आज आइसक्रीम खिलाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। हो सकता है 10-12 ऑफर आप दिए, उसमें से एक आध कोई पसंद आया तो उठने की कोशिश किया, नहीं तो फिर सो जाएगा। बार बार हम है ना कुछ ना कुछ उसको ऑफर देते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें से जो ऑफर उसको पसंद आएगा हो सकता है कि उठ जाए, तो बहुत समय लग चुका होगा इस दरमियान। जितना हम समय अपना एनर्जी उस पर बर्बाद किया है ना, यह है एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि दुनिया को मतलब है बच्चा जब से जागा तब से, जहां से रिएक्शन शुरू हुआ उसके पहले जितना एनर्जी हम देते हैं ना, यह है एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है ना, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट डालेंगे, तो ये ग्रीन वाला लाइन को देखिए, जैसे ही कोई किसी कोयले में हम क्या करें, पॉजिटिव कैटालिस्ट डाल दिए, तो क्या हुआ, जो यहां तक जा रहा था अब वो कहां से आकर यहाँ खत्म हो गया। मतलब अभी भी हमको इंथैल्पी उतना ही मिलेगा, 10 केजी कोयला जलकर उतना ही हीट दिया, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, घट गया। और अगर यही निगेटिव कैटालिस्ट डाले, ब्लू वाले लाइन को देखिए, तो क्या करेगा, अभी भी कोयला जलकर उतना ही हीट दे रहा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है ना, और निगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। जैसे अभी हम बच्चे को उठा रहे थे, ठीक है ना, अब बहुत सारे ऑफर दे रहे थे, कभी कभी क्या होता है ना, एक आध ऑफर उसको बहुत सटीक लगता है, वो उसके मन पे होता है, उस दिन का मन क्या होगा, तो जो ऑफर उसको दम तेजी से उठा देना, वो एक पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम किया। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा ऑफर देंगे ना, तो कहेगा बच्चा कि पापा आप डेली यही बात बोलते हैं, हमको नहीं जाना स्कूल, और चादर ताना और सो गया। तो वो जो ऑफर है ना अभी मेरे लिए कैसा काम कर गया, निगेटिव कैटालिस्ट। अब और हमको मनाने में और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देना होगा, तो हम लोग मेरे से जितना हो पाया तो किए। अब फाइनली मैडम को बुलाना पड़ता है, वाह 2-4 थापड़ तर तर दी, फटाक से बच्चा उठ के खड़ा हो गया, सीधे बाथरूम में गया। तो ये एक अलग प्रोसेस है। हाँ, ये जो कैटालिसिस वर्किंग प्रोसेस है ना, हर माँ के पास होता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी आधार पे है जो कैटालिस्ट काम करने का तरीका है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना या तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाना। तो जितने भी पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और जो निगेटिव कैटालिस्ट है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है। लिखिए, पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है,
डिक्रीज करता है, और निगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है। इसी प्रोसेस के आधार पे कोई कैटालिस्ट काम करता है। खाने पीने की चीज़ों में भी अक्सर हम कई कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप कोई नॉनवेज बना रहे हैं घर में और वो जल्दी सा नहीं पक रहा है, तो अदरक डाल दीजिए। अदरक बहुत अच्छा पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। उसी तरह अजीनोमोटो का नाम सुने होंगे। किसी भी फास्ट फूड के स्टॉल पे जब देखे होंगे ना, कुछ बनाता है ना तो व्हाइट कलर का नमक जैसा, ऐसे नमक जैसा नहीं होता, नमक से बड़ा दाना होता है उसका, वो डालिए। अब फटाक सा कोई भी जैसे कुछ भी वो बना रहा है वो फटाक सा गल जाएगा। हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है अजीनोमोटो। लिख लिए? ग्राफ बनाया? ग्राफ पूरा बनाया? ग्राफ बनाओ, ग्राफ अच्छा से। ग्राफ में 3 लाइन है। ये एक्चुअल ब्लैक वाला एक्चुअल लाइन था जब हम कोई रिएक्शन कर रहे थे, और ग्रीन वाला लाइन है जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ है, और ब्लू वाला लाइन जब एक्टिवेशन एनर्जी को हम बढ़ा चुके हैं। आगे बढ़े। अब अगला जो हमारा होगा वो 2 चीजें होगा। प्रोमोटर क्या होता है और पॉइजन क्या होता है। प्रोमोटर क्या होता है और पॉइजन क्या होता है। प्रोमोटर और पॉइजन किसको कहते हैं? तेजी से लिखिए। प्रोमोटर और पॉइजन क्या होता है? तेज हाथ चलाओ। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटर और पॉइजन। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर को समझने के पहले, इधर बदमाशी मत करो। प्रोमोटर को समझने के पहले आप एक डिस्कशन थोड़ा सुनिए आराम से। जैसे सपोज कीजिए पटना में गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी का भाषण होना है, ठीक है ना। तो जो यहाँ के लोकल लीडर होंगे ना, भाषण के कई दिन पहले से ही यहाँ ऑडियंस तैयार करने में जुटे होंगे। जो उनके वर्कर्स होंगे गांव देहात गली कुची में जाकर प्रचार करे होंगे। खासकर वो है ना ग्रामीण क्षेत्र से ऑडियंस को पकड़ते हैं कि चलो पटना ले चलेंगे। कई ऑफर देते हैं, पटना ले चलेंगे, घूम फिर लोगे, अपना गाड़ी तुमको देंगे, भाड़ा भी नहीं लगना है, वहाँ खाना पीना भी मिलेगा, रात में नाच गाना भी होगा, हर व्यवस्था है, चलो ठीक है ना। यही बहाने घूम लोगे, खा लोगे, नाच वाच भी देख लोगे। ऐसे ऐसे कई प्रलोभन देकर उनको कहाँ लाया गया? गांधी मैदान, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जब आएंगे ना भाषण देने, तो भाषण किसको देना है? नरेंद्र मोदी को। तो इतना बड़ा ऑडियंस को देखेंगे, जितना ज्यादा भीड़ होगा उसका सीना उतना सुकून पाएगा, और वो जमकर हर हर मोदी क्या क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों दम पूरे एक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऑडियंस जितना ज्यादा सपोर्टिव होगा, कहने का मतलब जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी को हर हर मोदी, हर हर क्या बोलते हैं हम तो, हाँ, जितना ज्यादा उनका नारा लगेगा। भाषण किसको देना है? नरेंद्र मोदी को। लेकिन ऑडियंस जितना मोदी मोदी चिल्लाएगा, वो उतना और भाइयों बहनों होता रहेगा, और वो उतना अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, कैटालिस्ट है। नरेंद्र मोदी को भाषण देना है, लेकिन जो ऑडियंस है ना वो कैटालिस्ट है। पर ऑडियंस अब 2 तरह की होती है। एक जो मोदी मोदी कर रहा होगा, और एक जिसको जितना कह के लाया गया था वो चीजें नहीं मिला है। अब वो बेचारा टेंशन में रहता है कि अरे बाप रे भाषण खत्म होने को है, अभी तक बोला था कि भाषण के पहले ही 500 मिल जाएगा, अभी तक 500 मिला नहीं। जो भी उसका कमिटमेंट होगा, खाने पीने की शिकायत रह गई होगी या नाच गाना, जो भी उसमें से कुछ कम रह गया होगा, उसको बड़ा टेंशन रहता है।
वो पीछे से बेंच कुर्सी उठाना शुरू किया। अरे बाप रे, भाषण खत्म हो रहे को है और अभी तक कमिटमेंट पूरा हुआ नहीं है। सपोज अगर ये नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि पीछे वाला ऑडियंस तो बाप रे बाप, है ना, तोड़ फोड़ में आ गया, तो क्या होगा ना, नरेंद्र मोदी की एक्टिविटी घटेगी, है ना। नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से, है ना, हाँ, भाषण अपना दे रहे होंगे, अब उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, अल्टर्स होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उनका डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी अब पॉइजन्स की तरह है, और जो नारा लगा रहा है वो प्रमोटर है। कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। सभी ऑडियंस पहले कैटालिस्ट था, अब कैटालिस्ट दो तरह से बट गए। एक जो हर हर मोदी 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 करता जा रहा है, ठीक है ना, बेसिकली वो ऑडियंस की एक्टिविटी को बनाए हुए है, वो प्रमोटर है। लेकिन कुछ जो अब जिनको जो मिलना था, हो सकता है एक एग्जांपल है हमारा, कुछ इसमें सीरियसनेस नहीं है, तो जो उनका कमिटमेंट था पूरा नहीं हुआ है, तो वो कैटलिस्ट जो था, वो भी पहले कैटलिस्ट था, वो भी एक ऑडियंस था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, निगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, अपनी पॉइजनिटी का काम कर रहा है, पॉइजन बन चुका है, पूरा मामला गड़बड़ किए हुए जा रहा है। तो पॉइजन क्या होता है, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को, एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब कोई को मतलब नहीं है कि मोदी भाषण दे रहा है या क्या दे रहा है, उसको तो पैसा या जो भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ वो चाहिए उसको, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं मतलब है। उसको देख रहा है कि अब आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट लगता है भाषण का बचा हुआ है, अभी तक हमको मिला नहीं। वो कुछ भी हो सकता है जो भी कमिटमेंट करके उसको लाया गया हो, तो वो पॉइजन है। लेकिन अभी भी जो हर हर मोदी हर हर मोदी 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 जो चिल्ला रहा है, वो क्या है, प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। कैटालिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। लेकिन आप सभी ऑडियंस में दो तरह का है, एक प्रमोटर और एक पॉइजन। तो अगला हेडिंग लिखिए, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर those chemical substance which increases the activity of catalyst is called promoter। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, ठीक है ना, रिएक्शन की नहीं, कैटालिस्ट की, रिएक्शन तो नरेंद्र मोदी को करना है, ठीक है ना। प्रमोटर कौन है, ऑडियंस जो लगातार मोदी मोदी कर रहा है। Those chemical substance which increases the activity of catalyst is called promoter। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। प्रमोटर क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा हाबर्स प्रोसेस। वर्ल्ड वाइड अभी जो बहुत ज्यादा केमिकल कंजम्पशन हो रहा है, उसमें से एक है अमोनिया। अमोनिया कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हाबर्स प्रोसेस के द्वारा होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड में, ठीक है ना, प्रमोटर क्या होता है, किसी एक एग्जाम्पल से बताओ। और मेंस नीट में कैसे पूछेगा कि हाबर्स प्रोसेस में प्रमोटर का इस्तेमाल किसका किया जाता है और कैटालिस्ट का इस्तेमाल किसका किया जाता है। तो हाबर्स प्रोसेस क्या होता है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और अमोनिया बनता है, इस दरमियान आयरन का इस्तेमाल कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। और आयरन की भी एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है ना। आयरन की भी एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है, मॉलिब्डेनम। जैसे बजरंगबली को, है ना, सीता की खोज के लिए लंका जाना था, पर वो अपना ना ताकत भूल चुके थे कि हम भी इतना समुद्र को पार कर सकते हैं। तो जामवंत आता है, और जामवंत क्या बोलता है कि तुम हनुमान वही हो जो एक सेब के चक्कर में ना सूर्य तक पहुंच गए, आम के चक्कर में, अच्छा सॉरी, सूर्य के पास कहा, आम के चक्कर में चले गए, और ये तो एक छोटा सा समुद्र है जिसको तुम लांघने में सोच रहे हो। तो जामवंत क्या किया ना, प्रमोटर का काम किया, और हनुमान की सोई हुई एक्टिविटी को इंक्रीज किया। उसके बाद हनुमान जी एक जंप मारे और सीधे लंका, ठीक है ना। तो कहावत भी है कि हर आदमी को एक जामवंत की जरूरत है,
जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये जामवंत हमारे कोई दोस्त हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी अच्छी दोस्त, अच्छे दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। प्रोमोटर क्या होता है? तो हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इस रिएक्शन में आयरन की एक्टिविटी को कौन इंक्रीज कर रहा है? मोलिबेडनम। तो मोलिबेडनम हाबर्स प्रोसेस क्या करता है? प्रोमोटर का काम। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज नोन एज हाबर्स प्रोसेस। हाबर्स इन हाबर्स प्रोसेस आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिबेडनम इज यूज एज अ प्रमोटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे यहाँ मोलिबेडनम है ना, आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और आयरन क्या करेगा ना, हाबर्स प्रोसेस के रेट को इंक्रीज कर देगा। जैसे ऑडियंस को जो प्रलोभन दिया गया ना, पैसा का, दारू का, नाच का, जो प्रलोभन है ना, वो प्रोमोटर है, वही उसको, वही उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। वो बार बार मोदी मोदी चिल्लाता रहे। प्रलोभन दिया गया, वो प्रोमोटर का काम कर रहा है। अगर वो पूरा नहीं हुआ, इसी की वजह से वो पॉइजन का काम कर रहा था। पॉइजन, पॉइजन को भी इस डायग्राम के अभी पहले इसको समझिए। पॉइजन क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है? कैटालिस्ट की, ठीक है ना कि रिएक्शन की। ऐसे केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड पॉइजन। पॉइजन में आपको दो नाम हमेशा याद रखना है, सल्फर और क्यूनोलिन। जैसे कि जितने भी पॉलीमरिक रिएक्शन होते हैं, जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा सल्फर का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्यूनोलिन का इस्तेमाल करते हैं। क्यूनोलिन और सल्फर किसी भी रिएक्शन के रेट को है ना बहुत तेजी से प्रभावित करता है, क्योंकि ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और फाइनली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। पॉइजन में दो नाम आपको याद रखना है, सल्फर और क्यूनोलिन। प्रोमोटर में कौन सा अभी बताए? मोलिबेडनम। किस प्रोसेस में? हाबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट में निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम मोलिबेडनम। निगेटिव कैटालिस्ट में लिंडलार कैटालिस्ट। नेक्स्ट, एक ऐसा टॉपिक इस चैप्टर का, इस चैप्टर से दो जगह बहुत सर्टन सवाल पूछेगा। जैसे लास्ट क्लास में बताए थे फिजियोजॉर्प्सन और केमियोजॉर्प्सन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्सन और केमियोजॉर्प्सन। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कैटालिसिस दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस? तकरीबन बोर्ड में आपको डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, और किसी भी मेंस और नीट में कैसे सवाल आएगा, एक रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है ना, या चार रिएक्शन दिए रहेंगे, और चूज करना होगा कि इसमें से होमोजीनियस कैटालिसिस किस में हो रहा है और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किस में हो रहा है। आपको रिएक्शन देखकर पहचानना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप नहीं थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करते हैं, तो पहले आपको हम थ्योरी समझाते हैं कि होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? एक रिएक्शन से समझिए होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। तो कोई पहले बोर्ड पे देखो, जैसे ए बी से रिएक्शन कर रहा है, सी और डी बन रहा है, और कैटालिस्ट को इस्तेमाल किया गया है। ए गैस अवस्था में है, बी भी गैस अवस्था में है, और कैटालिस्ट भी गैस अवस्था में है। आपको करना क्या है कि रिएक्टेंट को देखना है और कैटालिस्ट को देखना है। प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट को आप भूल जाइए, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्ट कुछ भी बने, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किस बात से है कि अगर रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और कैटालिस्ट
जो यूज हुआ है इस रिएक्शन में एक ही फिजिकल स्टेट में है, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस होगा। जैसे ए और बी इसमें रिएक्टेंट है जो लिक्विड में है और कैटालिस्ट भी किसमें है, लिक्विड में। जैसे ए और बी यहाँ सॉलिड में है और मेरा कैटालिस्ट भी किसमें है, सॉलिड में है। इधर सॉलिड रहे गैस रहे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट को फॉलो करता है वो होता है होमोजीनियस कैटालिसिस। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर सिमिलर। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सिमिलर फिजिकल स्टेट को फॉलो करता हो वो होमोजीनियस कैटालिसिस है। उम्मीद है बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। जल्दी लिखिए। हालांकि जो बुक का लैंग्वेज है बड़ा डिफिकल्ट करता है, इसको बेवजह डिफिकल्ट बनाता है। हम लोग बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल, आसान एग्जाम्पल। अब आपको करना क्या है कि एग्जाम में एकदम सतर्क रहना है। जनरली सभी के फिजिकल स्टेट लिखे होते हैं, कुछ नहीं लिखे होते हैं, तो जनरली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आप कॉमन सेंस से और जितनी आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज है प्लस 2 तक उससे आप आसान से जज कर सकते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, तो सपोज सल्फर डाइऑक्साइड आता है तो बच्चा बच्चा जानता है ये गैस होगा। ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन आ गया, वाटर आ गया, जनरली इसी तरह के कुछ चीजें आएंगे। ऐसा कभी भी कुछ चीज नहीं पूछ देगा जो बच्चा तक सुना ही नहीं है। अगर नहीं सुना होगा तो उसका फिजिकल स्टेट जरूर लिखेगा। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और कैटालिस्ट सिमिलर फिजिकल स्टेट को फॉलो करता हो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। सही? इसको लिखो, इस एग्जाम्पल को लिखो। इस एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी किस में है, गैस अवस्था में, और जो कैटालिस्ट इस्तेमाल हुआ है वो भी किस में है, गैस अवस्था में है। फिर से देखिए, फिर से देखो, सल्फर डाइऑक्साइड मेरा किस में है, गैस में। ऑक्सीजन भी किस में है, गैस में। और NO जो यूज हुआ है कैटालिस्ट में वो भी किस में है, गैस में। हालांकि ये भी गैस में, तो हमको प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं, हमको बस यहीं तक देखना है, ठीक है ना। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट क्या सेम अवस्था में है, हाँ, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। जैसे इस रिएक्शन में ये लिक्विड अवस्था में है, ये भी लिक्विड अवस्था में है, और जो कैटालिस्ट इस्तेमाल हुआ है NOH बेस है ये भी लिक्विड अवस्था में है, तो ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस है। इसी तरह एग्जाम में आपको जो रिएक्शन देना तो देख लीजिए कि प्रत्येक रिएक्टेंट का कंपोनेंट और कैटालिस्ट सिमिलर फिजिकल स्टेट को फॉलो कर रहा है क्या। अगर है तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। लिखा हो जाता है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, अगर रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और कैटालिस्ट जो यूज हो रहा है वो सिमिलर फिजिकल स्टेट में ना हो। अगर रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट का प्रत्येक कंपोनेंट और कैटालिस्ट अगर सेम फिजिकल स्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है। Those chemical reaction in which physical state of each reactant and catalyst used are not similar, then it is called heterogeneous catalysis. आप पहले 2 मिनट ध्यान से सुनिए। जैसे अभी हम हैवर्स प्रोसेस किए थे, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है हमको इससे मतलब है कैटालिस्ट आयरन। आयरन कैसा रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस थोड़ी होता है आयरन। तो कभी कभी अगर यहाँ पे सॉलिड नहीं भी लिखता तो अपना कॉमन सेंस है ना कि आयरन सॉलिड होता है, ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिलहाल हमारा कैटालिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट गैस है, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम नहीं है।
प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होता, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। यहाँ पे देखिए, 2 मिनट पहले सुनना है, नहीं लिखना है। आजकल, आजकल नहीं, कई जमाने से एक चीज कॉमन चली आ रही है, वो है मिलावट। और मिलावट का व्यापार बहुत अच्छा है। उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे आप जितने ठेले वेले पे है ना, मान लीजिए लिट्टी खाते हैं, घी डुबो डुबो कर दे रहा है। शादी पार्टी में भी जाते हैं तो हम घी डुबो डुबो कर दे रहा है, ठीक है ना। तो हम सब शादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी खाना खिलाते हैं, अब बहुत को केवल खिलाना है, जो भी खिला दो, है ना, सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या होता है, जितने भी घी बनते हैं ना, नकली घी कैसे बनता है, मिलावट वाला घी। जैसे अभी जो वेजिटेबल ऑयल होगा 130 140 रुपए, 180 रुपए, 180 रुपए भी है, मान लो 200 रुपए भी है। आप वेजिटेबल ऑयल लीजिए, ठीक है ना, उसमें जैसे आप दही बनाए हैं ना, जोरन लगाना समझते हैं, दूध को हल्का गर्म करो, उसमें दही का, है ना, दही का क्या कहते हैं, उसमें जोरन लगाओ, हल्की आंच वाले दूध को फिर कहीं ठंडे जगह रख दो, तो वो उठेंगे, वो दही जम चुका होता है। वही चीज होता है। देखो, ए वेजिटेबल ऑयल में दही के जैसे हम क्या डाल दिए, थोड़ा सा हाइड्रोजन। कैटालिस्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, निकल का। आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, वेजिटेबल ऑयल को हल्का गर्म करना है, हल्की आंच पे, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन, थोड़ा सा निकल, आराम से आप जाकर सो जाइए, सुबह आपका घी तैयार है। 200 रुपये केजी का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है ना। मैक्सिमम, अब कोई मिलावट कर रहा है तो अच्छा तो लेगा नहीं, वो 150 वाला, उसको जितना सस्ता से सस्ता वेजिटेबल ऑयल मिलेगा, सुबह उसको घी में बदल दिया। अब कम से कम इस घी का रेट 500 से तो ऊपर होगा, तो पर केजी पे उसको 300 का ऐसे ही फायदा हो रहा है। और ये है मिलावट का खेल। पर इसमें नुकसान किस चीज का होता है, जो कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, आज जितने भी यंगस्टर है ना, सब में स्टोन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। क्योंकि निकल, जैसे आपको पता है आजकल जो नमक यूज हो रहा है, हम जो बाहरी सॉल्ट खाते हैं, उसमें भी इसी तरह मिलावट होता है। और इसमें जो हैवी मेटल्स होते हैं, खाने के जरिए हमारे किडनी तक पहुंचता है, और किडनी खाने पीने की चीजों को जब निचोड़ता है, ठीक है ना, तो जो एनर्जी तो ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, बाकी मल मूत्र के रास्ते से, गोल ब्लैडर के रास्ते से उसको बाहर निकलना होता है। तो ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, या तो हमारे किडनी में फंसता है, या जमना शुरू करता है धीरे 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 धीरे, है ना। हम ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं, धीरे धीरे हमारे किडनी और गोल ब्लैडर में आकर फंसना शुरू करता है। और जब किडनी अपना फंक्शन करता है ना, तो हमको पेन होता है, ऐसा लगता है ना, जिसको स्टोन होता है अचानक बहुत तेज दर्द होता है। क्योंकि जब वो अपना फंक्शन करता रहता है, जब वो फंक्शन नहीं करता रहता है, किडनी किडनी दिन भर फंक्शन नहीं करता रहता है, जब वो फंक्शन मोड में आता है ना, जो भी चीज हम मतलब खाए पिए ना, उसको वो निचोड़ कर क्या करता है, निचोड़ना, जैसे पानी बर्तन किसे, किसी कपड़े से निचोड़ते हैं ना, उसी तरह किडनी भी निचोड़ता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट को उसको बाहर निकालना होता है, और एनर्जी को ब्लड में ट्रांसफर करना होता है। इस दरमियान किडनी में जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं ना, वो फंसते हैं और स्टोन का रूप लेता रहता है। या तो ये स्टोन वहीं पे रुक जाता है, अगर वो सेकेंड स्टेज गोल ब्लैडर में गया, तो मोस्ट ऑफ द स्टोन किसी को होता है ना, या तो किडनी में या तो गोल ब्लैडर में। इस दरमियान बहुत समय बीत चुका होता है। अगर अभी भी किसी को पता नहीं चले या ऑपरेट नहीं किया ना, तो वो अब कहाँ, अगर गोल ब्लैडर के आगे बढ़ चुका है, तो आपका कैंसर पक्का है। तो अगर किसी को स्टोन होता है, तो समय रहते, समय रहते का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है, पहले वो किडनी तक पहुंचा, फिर गोल ब्लैडर तक पहुंचता है। अभी तक किसी को दर्द पता नहीं चल रहा है, या दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर से दिखाया नहीं, या किसी वजह उसको पता नहीं चला, तो वो किसका रूप ले लेगा, कैंसर का। तो स्टोन आज बहुत बड़ा गोल ब्लैडर का कैंसर का रीजन बनता जा रहा है। वो लंबे समय तक है ना, किडनी होते हुए अब गोल ब्लैडर तक पहुंच चुका है, समय बहुत ज्यादा बीत चुका है।
अगर ऑपरेट सही ढंग से नहीं हुआ या सही समय पे नहीं हुआ तो वो पक्का कैंसर का वजह बनता है। फिलहाल हमारा आज का जो क्लास था उसका मुख्य संदेश था ये वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से हम घी कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से हम घी कैसे बनाते हैं। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं निकल के प्रेजेंस में, निकल यहाँ पे क्या चीज का काम कर रहा है, कैटालिस्ट का। निकल यहाँ पे क्या चीज का काम करता है, कैटालिस्ट का। और वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी, अब आप घी बना चुके हैं, तेल से घी बन चुका है। और ये है मिलावट का खेल। उम्मीद करते हैं आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन तैयार है इसलिए थोड़ा हम बहुत समय सेव कर पाते हैं क्लास का। और आज की क्लास में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में ये एग्जाम्पल को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।